नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र। हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। हरियाणा विशेष में आज का हमारा मुद्दा है विकास। मतलब चुनाव नजदीक है तो हर और विकास की बात हो रही है। कोई कह रहा है कि हमने विकास बहुत करवाया है, कोई कह रहा है कि नहीं, ये तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, विकास हम करवाएंगे। प्रदेश के लोगों को भी मतलब विकास से ही है, विकास होना चाहिए चाहे कोई भी करवाए। दरअसल हर राजनीतिक पार्टी चंडीगढ़ की कुर्सी पाने के लिए विकास के मुद्दे को भुनाने में लगी है। कांग्रेस कहती है कि हमने प्रदेश को पिछले 10 सालों में नंबर 1 बना दिया, लेकिन दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि अभी प्रदेश विकास में बहुत पीछे है, इसलिए विकास हम करवाएंगे। प्रदेश में अगले महीने विधानसभा के चुनाव होने हैं। तमाम सियासी पार्टियां चुनावी दंगल में बाजी मारने के लिए हर पैंतरा आजमा रही हैं। चुनाव के समय विकास का मुद्दा सबसे अहम होता है। विकास किस तरीके से होगा, इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपना घोषणा पत्र भी जारी करती हैं। हरियाणा में 2 बार सत्ता में रही कांग्रेस का दावा है कि उन्होंने विकास में हरियाणा को नंबर 1 बना दिया। दूसरी पार्टियां कहती हैं कि विकास नहीं, भेदभाव हुआ है, विकास हम करवाएंगे। हरियाणा में चुनावी घमासान मचा हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं कि सत्ता की कुर्सी तक कैसे पहुंचा जाए। विकास के बड़े बड़े दावे और वायदे किए जा रहे हैं। दरअसल हर पार्टी विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है। घोषणा पत्र में तमाम पार्टियां बड़े बड़े ऐलान भी कर रही हैं। पिछली 2 बार से सत्ता में रही कांग्रेस प्रचार ही विकास का कर रही है कि कांग्रेस ने प्रदेश का बहुत विकास करवाया है। मुख्यमंत्री जहां जाते हैं आंकड़ों का हवाला देकर कहते हैं कि हमने सबसे ज्यादा विकास करवाया है, लेकिन इस पर दूसरी पार्टियों का कहना होता है कि विकास तो करवाया है, लेकिन वो सिर्फ एक इलाके का। दूसरी पार्टियां विकास के नाम पर भेदभाव करने का आरोप कांग्रेस पर लगाती हैं। भाजपा, इनेलो और हजका का कहना है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो प्रदेश का एक समान विकास करवाया जाएगा। इस बीच वोटर भी यही चाहता है, प्रदेश की जनता भी यही चाहती है कि एक जैसा विकास हो और युवाओं को रोजगार के समान अवसर मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, एवं तहलका, हरियाणा। तो मुद्दा विकास का है और हर पार्टी जनता के बीच में जा रही है कि प्रदेश में विकास किस तरीके का होना चाहिए। कांग्रेस कहती है कि हमने बहुत विकास करवाया है पिछले 10 सालों में। दूसरी पार्टियां कहती है कि नहीं, विकास हम करवाएंगे, अभी बहुत पीछे है हरियाणा। इसी बीच जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है विकास के नाम पर, क्योंकि मुख्य मुद्दा विकास ही होता है जब चुनाव होता है और उसके लिए घोषणा पत्र भी बाकायदा जारी किए जाते हैं हर पार्टी की ओर से। तो आज का हमारा मुद्दा यही है, इसी पर हम चर्चा भी करेंगे और तमाम पार्टियों के नुमाइंदे भी हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा में कि ये जो अब विकास का मुद्दा लेकर लोगों के बीच में जाया जा रहा है, वाकई में ही विकास के बारे में क्या राजनीतिक पार्टियां सोचती हैं या सिर्फ कुर्सी तक पहुंचने के लिए लोक लुभावने वायदे किए जाते हैं जनता के साथ कि ऐसा हम करेंगे, वैसा हम करेंगे। तो विकास मेन मुद्दा है आज का, जिस पर हम चर्चा करेंगे कि विकास में क्या हरियाणा वाकई में ही नंबर 1 है। जिस तरीके से दावे किए जाते हैं कांग्रेस की ओर से कि पिछले 10 सालों में बहुत विकास करवाया है, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 हो गए हैं, मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं ये बात कहते हैं। लेकिन दूसरी पार्टियों का कहना है कि नहीं, विकास सिर्फ एक हल्के का हुआ है, दूसरे हलकों में अभी बहुत पीछे है हरियाणा और समान विकास हम करवाएंगे। ये सभी तमाम राजनीतिक पार्टियां कहती हैं। बीजेपी कहती है कि नहीं, हम बहुत विकास करवाएंगे क्योंकि हम केंद्र में भी आए हैं और विकास के मुद्दे को लेकर आए हैं और हरियाणा में भी इस बार हमारी सरकार बनेगी। इनेलो का अपना दावा है कि विकास हम करवाएंगे, पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। वहीं जो दूसरी पार्टियां, हजका की बात करें तो सभी कहते हैं कि प्रदेश में एक समान विकास, अगर हमें मौका मिला इस बार तो हम प्रदेश में एक समान विकास करवाएंगे।
तो विकास हमारा मुद्दा है आज का, कि विकास के मामले में कौन सी पार्टी जो दावे कर रही है उसमें कितना दम है। लोगों के बीच में इसी बात को लेकर जाया जा रहा है, प्रचार भी इसी बात को लेकर किया जा रहा है कि अगर हम सत्ता में आ गए, कांग्रेस अपनी बात कहती है और ऐलान भी किया था अभी जो पानीपत में पीछे रैली हुई थी कि अगर हमें तीसरी बार मौका मिल गया तो हम ये और बातें प्रदेश के लिए करेंगे। वहीं इनेलो भी अपने प्रचार में यही कह रही है कि हमें अगर मौका मिल गया तो हम फला फला बातें, उन्होंने घोषणा पत्र में भी अपने लिखी हैं कि ये कुछ हम करेंगे। बीजेपी का घोषणा पत्र अभी आना बाकी है। उनका कहना है कि बिल्कुल तैयार है हमारा घोषणा पत्र, हम जारी कर देंगे, लेकिन उनके नेता यही कहते हैं कि हम गुजरात की तर्ज पर विकास करवाएंगे। तो सभी पार्टियों की ओर से ये दावे वायदे किए जा रहे हैं कि विकास हम करवाएंगे। तो विकास का मुद्दा दरअसल चुनाव के समय बहुत अहम बात होती है कि विकास को लेकर ही राजनीतिक पार्टियां लोगों के बीच में जाती हैं, और जो मौजूदा सरकार होती है निश्चित तौर पर वो आंकड़े गिनवाती है कि हमने पिछले 10 साल में या पिछले 5 साल में हमने ये काम करवाए हैं। जनता को ये बात बताई जाती है, और हालांकि चुनाव में जो उम्मीदवार उतारे जाते हैं या चुनाव जिस तरीके से लड़ा जाता है उसमें कहीं ना कहीं विकास पीछे रह जाता है, पीछे छूट जाता है। और कहीं ना कहीं चुनाव जो होता है प्रतिनिधि का या सरकारें बनती है तो कहीं ना कहीं उसमें जो समीकरण होते हैं उनको लेकर पार्टियां उम्मीदवार भी उतारती हैं, और आगे सरकार बनाने में भी बहुत सारे समीकरण ऐसे होते हैं जहां पर विकास की बातें पीछे रह जाती हैं। उस समय कुछ और तरीके के गठजोड़ और नीतियां अपनाई जाती हैं। तो विकास पूरे प्रदेश में किस तरीके का हुआ है इस पर भी चर्चा करेंगे। तमाम पार्टियों के जो नेता हैं हमारे साथ वो हमें बताएंगे कि उनकी पार्टी की इस बार नीति क्या है, कि वाकई में ही जो दावे वायदे जनता के साथ किए जा रहे हैं क्या उन्हीं को लेकर आगे बढ़ा जाएगा जब उनकी सरकार आएगी, या फिर जो कांग्रेस दावे करती है कांग्रेस को कितना फायदा होने वाला है इससे। क्योंकि जहां भी मुख्यमंत्री जाते हैं बहुत सारे आंकड़े गिनवाते हैं कि पिछली सरकार की बजाय हमने इतने गुना ज्यादा पैसा लगाया है इस हल्के में। तो चलिए चर्चा हम जारी करेंगे, और चर्चा में जो मेहमान मेरे साथ शामिल हैं मैं आपको बता दूं, रविंदर रावल जी मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की ओर से, परवीन अत्री साहब मेरे साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से मौजूद हैं, और मेरे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी भी मौजूद हैं। हम चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले रविंदर रावल जी जो कांग्रेस की ओर से हमारे साथ इस चर्चा में आज शामिल हैं। रविंदर रावल साहब, विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है और खासकर कांग्रेस तो प्रचार ही इस बात का कर रही है, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट भी की जा रही है कि आपने पिछले 10 सालों में क्या क्या किया है। लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वाकई में ऐसा हुआ नहीं है प्रदेश में? देखिए, जहाँ तक आपकी बात है विकास की, पिछले 10 वर्षों में लगभग 9.5 वर्ष जो हमारे इस कांग्रेस कार्यकाल के माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कार्यकाल में जो प्रदेश में विकास, अभूतपूर्व विकास हुआ है। आप पिछले जब से हरियाणा बना है 1966 से लेकर, और ये टर्नओवर देख लीजिए, चाहे वो पावर सेक्टर में हो, चाहे बाकी क्षेत्रों, शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में इतना अभूतपूर्व विकास प्रदेश में पहली बार हुआ है। और ये हमारा यूएसपी रहेगा, मेन प्लैंक रहेगा चुनाव लड़ने का। अभी जैसा हमारी अभी लिस्ट फाइनल होने जा रही है और मैनिफेस्टो भी हमारा 1-2 दिन में जारी होने वाला है जी। उसमें मेन हमारा ये प्लैंक रहेगा विकास का। विकास को लेके हम जनता के बीच में हैं। जो अभी आप बात कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री आंकड़े गिनवाते हैं, आंकड़े हम तभी गिनवा पा रहे हैं जो हमने सारे प्रदेश में सर्वांगीण विकास किया है। जी।
ये विपक्ष का काम आरोप लगाना रहता है, एक क्षेत्र विशेष है, वहाँ जाके ये कहेंगे बाकी हरियाणा का विकास हुआ, वहाँ बाहर जा कहेंगे रोहतक का, और रोहतक में जा कहेंगे नहीं बाकी प्रदेश का हुआ। ऐसा नहीं है। प्रदेश का सर्वांगीण कालका से लेकर फरीदाबाद तक, फरीदाबाद से सरसा तक बराबर समान विकास हुआ है। लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे अब एनसीआर क्षेत्र है, उसमें ये लगता है कि जैसे गुड़गांव है, हरियाणा के जो क्षेत्र गुड़गांव क्षेत्र है, फरीदाबाद क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो विकास दिखता है, जो अगर उसको हम अदर कंट्रीज के लेवल पे हमने उसको डेवलप किया है, एक ऐसा माहौल बनाया, इंडस्ट्रियल हब बने हैं, तो अगर वो क्षेत्र एनसीआर क्षेत्र में पड़ता है, रोहतक भी एनसीआर क्षेत्र में आता है, तो वहाँ अगर वो विकास दिखता है तो विपक्षी को आरोप लगाने की बात करते हैं कि क्षेत्र का विकास हुआ है। ऐसा नहीं है। प्रदेश में समुचित और सर्वांगीण विकास, समान विकास पिछले 10 वर्ष में हुआ है, और हम उसी बेस पे चुनाव लड़ने चले। तो सोनीपत भी आता है, मैं बात पूरे एनसीआर, पानीपत भी है, मैं पूरे एनसीआर की बात कर रही हूँ। सारे एनसीआर के सारे प्रदेश का विकास हुआ है, पूर्ण रूप से विकास हुआ है। तो आप खुद मान रहे हैं कि बाकी जगह दिखता नहीं है, एनसीआर में जो हल्के आते हैं वहां पर नहीं, दिखने वाली बात नहीं है। देखो, अगर वो दिल्ली के पास क्षेत्र पड़ता है, वहाँ विकास, आप बाहर जितनी कंपनी ज्यादातर गुड़गांव या उस क्षेत्र में सेटल हुई आके, तो विपक्ष को ये आरोप लगाने के बाद जो विकास वो गुड़गांव या एनसीआर का हुआ, ऐसा नहीं है। प्रदेश का मैं पहले ही कह चुका हूँ, बार बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस बात को कहते हैं, सर्वांगीण विकास हुआ है। चाहे आपकी पार्टी के नेता भी कहते हैं, ना सिर्फ विपक्ष कहता है, आपकी पार्टी। देखो, हमारी पार्टी देखो, जो हमारी नीतियों से सहमत नहीं थे या अपना अलग विचार रखते थे, वो छोड़ गए हैं। मैं उनके छोड़ने पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको लगा होगा कि जो विकास, अपना विकास वो करवाना चाहते थे पार्टी में या सरकार से, उनका अपना विकास नहीं हो पाया होगा। लेकिन जहां तक उनके क्षेत्र का विकास की बात है, हरियाणा के विकास की बात है, कोई भेदभाव नहीं 10 साल में बरता गया। चलिए, परवीन अत्री साहब आपके पास आ जाते हैं। कांग्रेस कहती है कि वाकई में हमने विकास हर हल्के का करवाया है, समान रूप से विकास करवाया है और बहुत ज्यादा विकास करवाया है। निश्चित तौर पर आंकड़े गिनवाए जाते हैं, जब आपकी सरकार रही थी उसके मुकाबले में मुख्यमंत्री बताते हैं कि पिछली सरकार ने 5 साल के या 6 साल में ये विकास करवाया था, हमने इतने करोड़ रुपया इस हल्के में लगाया है। आप क्या कहेंगे, वाकई में समान विकास? सर मित्र जी, देखिए, पहली चीज तो बात ये है कि आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और कुछ नहीं है। इस मैथमेटिक्स को समझना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। हमारी सरकार आज से 9.5 साल पहले, जो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक रोड को बनाने का खर्चा, एक फॉर एग्जांपल अगर 1 करोड़ रुपया था, एवोल्यूशन ऑफ मनी कंट्री में जिस स्पीड से हुआ है, आज उसी सड़क को बनाने का खर्चा जो है वो 20 गुना हो चुका है। तो ये जो आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं मुख्यमंत्री, ये बाजीगरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जहां तक विकास की बात है, देखिए, विकास की अलग अलग कैटेगरी हम एक एक लेते हैं। पावर की बात कर रहे थे अभी जो कांग्रेस के हमारे रविंद्र रावल जी, पावर सेक्टर की सिचुएशन ये है कि यमुनानगर के अंदर जब थर्मल प्लांट लगा, जो आज तक बंद है, जिसमें प्रोडक्शन नहीं हुई है, और सरकार बिजली बाहर से खरीद रही है, अपने घर का जो थर्मल प्लांट है वो इनसे चल नहीं रहा है। और वो क्यों नहीं चल रहा है, ये सबको पता है कि जिस कंपनी ने, रिलायंस कंपनी ने वो थर्मल प्लांट लगाया था, हमारी सरकार ने उसके साथ जो एमओयू साइन किया था, उसमें कुछ कंडीशंस थी। पहली कंडीशन थी उसमें मशीनरी की, जो वहाँ पे मशीनरी लगनी थी, हमने पर्टिकुलरली मेंशन किया था कि वो इस कंपनी की मशीनरी लगाएंगे, जो कि क्वालिटी वाइज, कॉस्ट वाइज महंगी थी, लेकिन क्वालिटी वाइज अच्छी थी। नई सरकार ने आते ही उस एमओयू की शर्तों को चेंज किया, उनको कंपनी का नाम बदलने का मौका दिया कि वो सस्ती, लेकिन सरकार कहती है कि बिजली तो हमारे पास बता रहा हूं ना। आप देखिए, जो यमुनानगर थर्मल प्लांट है, आप चेक करवा लीजिए कि उसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है। उसके अलावा उसमें कंडीशन थी कि अगर प्लांट के लगने में डिले होता है तो कंपनी को फाइन किया जाएगा, जो लगभग 350 करोड़ रुपया, और इस सरकार ने शर्तों को बदल के वो माफ किया, मतलब सरकारी पैसे को नुकसान पहुंचाया। पावर प्रोडक्शन की ये बात है कि घर में हम पैदा नहीं कर रहे हैं, बाहर से हम उसको खरीद रहे हैं, अडानी जी आपकी सप्लाई बंद करते हैं, आप चिल्ला चिल्ली करते हैं, ये तो पावर का हाल है। दूसरी बात हम कह देते हैं रोड्स, सड़कें। आप NH1 पे निकलिए, आप भी निकलते होंगे, आप आज तक देख लीजिए NH1 का क्या हाल है। आप हरियाणा के किसी भी, आप एक, आज ही मेरी एक बात चल रही थी एक सीनियर पत्रकार से, इंद्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात थी, आप इंद्री में जाके देखिए, आप सड़कों का हालात देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि हरियाणा का क्या हाल है इस वक्त। देखिए, जो इंटीरियर ऑफ स्टेट है वहां पे बहुत बुरा हाल है। आपका कुल मिलाकर आपका कहना है कि समान रूप से विकास नहीं हुआ है, और जो आंकड़ों की बाजीगरी। मैं आपकी विकास की सारी बातें लेता हूं। दूसरी बात आती है उद्योग। आप मुझे एक एग्जांपल दें कि एक बड़ा उद्योग बाहर से आया और वो यहाँ पे लगा। हालात ये हो गए कि मारुति को एक अपना यूनिट लगाना था, मारुति स्टेट से बाहर चली गई उस यूनिट को लगाने के लिए,
और ये बात करते हैं विकास की। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये किस विकास की बात कर रहे हैं। किसान का हालात ये हो गए हैं, जीरी का भाव जो 3800 रुपए था, आज का भाव मैं आपको बता रहा हूँ 2500 रुपए रह गया है, मतलब 1300 रुपए पर। चलिए इसी का भाव बिल्कुल आएंगे आपके पास, बिल्कुल अत्री साहब आपके पास आएंगे। इस चर्चा में हमारे साथ वीरेंद्र चौहान जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र चौहान साहब जी, आज हम बात विकास की कर रहे हैं, मुद्दा आज हमारा विकास है कि विकास को लेकर जनता के बीच में पार्टियां जा रही हैं। कांग्रेस कहती है कि हमने पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड तोड़ विकास करवाया है, नंबर 1 हरियाणा को बना दिया। लेकिन भाजपा कहती है कि नहीं, विकास हम करवाएंगे, गुजरात की तर्ज पर करवाएंगे। विकास नहीं हुआ है वाकई में ही हरियाणा का, बाजीगरी है आंकड़ों की, विकास हम करवाएंगे। इसी पर आज हमारी चर्चा है कि वाकई में ही क्या हरियाणा गुजरात से पीछे है और आप गुजरात की तर्ज पर विकास करवाएंगे? जी, मैं देखिए, मैं इनके नारों से सहमत हूं, इनके दावों से कुछ हद तक सहमत हूं, कुछ शब्दों पे सहमत हूं। निसंदेह हरियाणा की जो आज की सरकार है, जो जाती हुई सरकार जिसको हम कहते हैं, उसने रिकॉर्ड तोड़ा है विकास में। उसने रिकॉर्ड तोड़ा है तो ऐसे विकास में रिकॉर्ड तोड़ा है जहां पर जोरदार भेदभाव है, जहां क्षेत्रवाद है, जहां पर अवसरों में, एवेन्यूज में, डेवलपमेंट के में जो पैसा लगा है उसमें वो इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। रविंदर जी कह रहे थे कि दिखते हैं आंकड़े, दिखता है काम। मैं ये समझता हूं कि हरियाणा की जनता को, रविंद्र जी को तो या उनकी पार्टी को शायद न दिखे, हरियाणा की जनता को साफ दिखाई देता है कि जब इस सरकार ने विकास के नाम पर यह किया है कि एक आध जिले में तो कई शिक्षण संस्थान बड़े बड़े खोल दिए। हमको उससे पीड़ा नहीं, वो भी हरियाणा है, वहां भी खुलने चाहिए थे, खोले हैं, बड़ा स्वागत है। परंतु इसी हरियाणा में, उत्तर हरियाणा में, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, उत्तर हरियाणा के 8 जिलों में एक भी विश्वविद्यालय ये सरकार 9 साल में, 9.5 साल में खोल नहीं पाई। तो अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, इन्होंने ऐसा काम किया है। मेरा ये मानना है विकास के मामले में, अवसरों के मामले में ये अंधे हो सकते हैं, रेवड़ी अपनों को दे सकते हैं, पता नहीं अपने का भी इनकी परिभाषा क्या है। परंतु हरियाणा की जनता, हरियाणा का मतदाता बिल्कुल अंधा नहीं हुआ है, वो नेत्रहीन नहीं है, वो सब कुछ समझता है। चलिए बिल्कुल डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान साहब, हमने पार्टियों के जो नेता हमारे साथ मौजूद है उनकी बात सुन ली है। निश्चित तौर पर कांग्रेस का कहना है कि हमने बहुत विकास करवाया है, नंबर 1 बना दिया है। लेकिन भाजपा जिस तरीके से कहती है कि नहीं, विकास नहीं हुआ है और जो रेवड़ियां हैं अपने लोगों को बांटी गई है, और इनेलो का भी कहना है कि सिर्फ एक हल्के का विकास हुआ है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट दूसरे हल्कों में नहीं आए हैं। क्या कहेंगे निश्चित तौर पर जो कांग्रेस कह रही है, कितनी सच्चाई है उसमें कि जो आंकड़े गिनवाए जाते हैं मुख्यमंत्री की ओर से कि हमने हजारों करोड़ रुपया इस हल्के में लगा दिया, कितनी सच्चाई है? देखो, जब हम विकास की बात कर रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें विकास को किसी बात में डालना पड़ेगा, किसी बिंदु पे डालना पड़ेगा, किसी डिपार्टमेंट में डालना पड़ेगा। उस डिपार्टमेंट के तौर पे हम पूछ सकते हैं कि उसमें पहले क्या हुआ था, अब क्या हुआ, या आगे क्या हो सकता है, क्या संभावना है। जैसे मुख्य तौर पे पावर की अगर हम बात लें, अत्री साहब ने पावर की बात, अत्री साहब ने अपनी बात स्पेसिफिक रखी है, एजुकेशन की बात रखी है, इन्होंने अपनी बात पावर की भी रखी है, कुछ और की भी रखी है, और राहुल साहब ने अपनी सारी बातें घुमा पुरा के सभी डिपार्टमेंट्स की, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स की बात एक साथ आप डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक पावर की बात है कि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने 4 पावर थर्मल पावर प्लांट लगाए हैं, ये इनका दावा है कांग्रेस का, और सभी चैनल्स में, सभी प्रिंट में वो सबको पता है। अत्री साहब ने एक बिंदु उठाया, उस बिंदु में एक सच्चाई है कि यमुनानगर थर्मल प्लांट का शिलान्यास पहले भी हुआ था, रिमोट कंट्रोल से हुआ था, काम नहीं हुआ था। इस यमुनानगर थर्मल प्लांट पे INLD के टाइम में काम शुरू करने के लिए टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, जिसकी इन्होंने बात की है। वो बाद में क्या हुआ वो भी इन्होंने अपने बताया, कैग ने भी उसके ऊपर एक आपत्ति जताई थी, लेकिन वो 1.5 साल तक टेक्निकलिटी की वजह से, उसके रोलर की वजह से वो बंद रहा, और आज की डेट में वो चल रहा है। दोनों यूनिट उसके प्लांट के चल रहे हैं, और उसमें एक्सपेंशन का भी फैसला हो गया है कि 600 मेगावाट का एक एक्सपेंशन उसमें और बनाएंगे, क्योंकि ज़मीन पड़ी है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो एक यूनिट और लग जाएगा। आज की डेट में वो लगा हुआ है और चल रहा है। जहाँ तक दूसरा बिंदु है खेदड़ का, हिसार में थर्मल प्लांट वहाँ पर लगा है, वो प्लांट चल रहा है, उसमें भी धीमान साहब आपको रोकना चाहेंगे। यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है, जैसा कि पहले से कहा जा रहा था कि आज बीजेपी ऐलान कर सकती है, दूसरी लिस्ट जारी हो गई। जोधा, हाँ,
एलनाबाद श्री पवन बेनीवाल, आदमपुर श्री करण सिंह रनौलिया, उखलाना श्रीमती सीमा गाबीपुर, लोहारू श्री जेपी दलाल, बादरा श्री सुखविंदर शहरों, तोशाम श्री शेरान, तोशाम श्री गुणपाल सिंह चेयरमैन, भवानी खेड़ा श्री विशंबर वाल्मीकि, कलानौर श्री रामावतार वाल्मीकि, रोहतक श्री मनीष ग्रोवर, झज्जर ये रिजर्व सीट है श्री दरियाव सिंह रजौरा, बेरी श्री विक्रम कादिया, नांगल चौधरी श्री अभय सिंह यादव, ये रिटायर्ड आईएएस हैं श्री अभय सिंह यादव, कोसली श्री विक्रम ठेकेदार, रेवाड़ी श्री रणवीर कापरीवास, सोहना श्री तेजपाल तंवर, नू श्री संजय सिंह, फिरोजपुर झिरका में चौधरी आलम मुंडाल, पुन्हाना में श्री इकबाल जैलदार, होडल में ये रिजर्व सीट है श्री राम रतन, फरीदाबाद एनआईटी श्री यशवी डागर, फरीदाबाद श्री विपुल गोयल और तिगांव में श्री राजेश नागर। इस तरीके से आज 47 की 47 सीट्स। तो 47 की 47 सीटों का ऐलान कर दिया है बीजेपी की जो बची हुई सीटें थी। तो आपने नाम सुने कि किस सीट से कौन से उम्मीदवार को उतारा गया है। गन्नौर से जितेंद्र मलिक कांग्रेस छोड़कर कुछ दिन पहले ही बीजेपी में गए थे और उनको टिकट दिया गया है गन्नौर से। सफेदों से वंदना शर्मा, जींद से सुरेंद्र बरवाला। तो दूसरी लिस्ट जारी की गई है बीजेपी की ओर से। 47 उम्मीदवारों का ऐलान आज किया गया है। कैथल से राव सुरेंद्र, गन्नौर से जितेंद्र सिंह मलिक, जेपी दलाल को लोहारू से टिकट दिया गया है, ये भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। होडल से राम रतन को टिकट दिया गया है। तो 47 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। तो सारे कैंडिडेट मैदान में आ चुके हैं। तो यहां मैं आपको बता दूं कि बीरेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिली है और आरती राव का नाम भी आ रहा था, उनको भी टिकट नहीं मिली है। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव, उनको भी टिकट नहीं मिला है और बीरेंद्र सिंह को भी टिकट इसमें नहीं मिला है। तो 47 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है अभी बीजेपी की ओर से। तो हमने लिस्ट देख ली, बीजेपी ने कौन से उम्मीदवार उतारे हैं। चलिए अब चर्चा में वापस चलते हैं और डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे। डॉक्टर साहब, हाँ, आप अपनी बात कह सकते हैं। जी, हम बीजेपी की टिकट पे जो आज अनाउंस हुआ उस पर बाद में चर्चा करेंगे। हम पहले क्योंकि विकास के मुद्दे पे बात हो रही थी, स्पेसिफिक हम पावर की बात कर रहे थे। बिल्कुल। हिसार में जो खेदड़ का प्लांट लगा है जी, उसके दोनों यूनिट चल रहे हैं आज की डेट में जी। वो भी बीच में टेक्निकलिटी की वजह से बंद रहा और उसको भी चाइना से जो मिस्त्री आए, उसके जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने ठीक किया उसको जी। एक एनटीपीसी दिल्ली और हरियाणा ने मिलकर प्लांट लगाया था झाड़ली में। बिल्कुल। 1500 मेगावाट का प्लांट है। 10% बिजली एनटीपीसी के पास जानी है, 90% वो उसमें से जो 45% बनती है वो दिल्ली और हरियाणा की है जी। उसके तीनों यूनिट उसके चल रहे हैं। उसके साथ एक प्राइवेट प्लांट है चाइना पावर लिमिटेड का, उसके भी दोनों यूनिट चल रहे हैं। तो आज की डेट में तो ये पावर प्लांट चल रहे हैं और अगर बाई चांस ये पावर प्लांट इस साल ना चल पाते, इस साल जो गर्मी की स्थिति रही है और मानसून नहीं आया है, बहुत 65% की कमी रही है बारिश की, तो इस बार बहुत संकट खड़ा हो सकता था। ये आप किस्मत कह लीजिए, खुशकिस्मती हरियाणा की कि इस बार ये पावर प्लांट थे। हालांकि पिछली गर्मियों में और उससे पिछली गर्मियों में ये पावर प्लांट नहीं चल पाए। हालांकि पैसा ये लग चुके थे, किसी में कोई कारण रहा, कोयले की भी कमी रही, यूनिट खराब रहे, उसकी भी कमी रही और इस बार ये चल पाए। दूसरा एक जो अडानी पावर का इशू जो चला, अडानी पावर के साथ 25 साल का एक एग्रीमेंट किया था जी। वो उस वक्त काफ़ी शोर मचा था कि बहुत महंगी बिजली के साथ उसका सौदा कर लिया है, लेकिन वो सस्ती पड़ रही है आज की डेट में। जो हरियाणा की प्राणा पावर प्लांट है, जो हमारा थर्मल प्लांट है पानीपत का, उसकी जो 4 यूनिट पुरानी हैं
वो यूनिट बहुत पुरानी हो चुकी है और वो तो 6, 6.5, 7 रुपये पर यूनिट उसका प्रोडक्शन पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन अडानी ने, क्योंकि वो बिजली सस्ती थी और इस बार अभी 27 अगस्त से उन्होंने बिजली बंद कर दिया कि मेरा रेट बढ़ाओ जी। तो पावर के प्लांट में इतना तो लगा है और एक परमाणु का जो प्लांट लगने वाला है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में जी, उस पे काम चल रहा है। हालांकि उसका विरोध हो रहा है कि परमाणु जो संयंत्र है ये बिल्कुल। दीवान साहब आपके पास आऊंगा। आपने बताया कि बिजली के मामले में तकरीबन आत्मनिर्भर बन गया है यहाँ पर हरियाणा। और आत्मनिर्भर तो मैंने इसलिए नहीं कह सकता, आत्मनिर्भर नहीं कह सकता क्योंकि 15% बिजली की डिमांड हर साल बढ़ जाती है। चलिए चौहान साहब कुछ कहना चाहते हैं। चौहान साहब जी, मैं बिजली के मसले पर एक बात जोड़ना चाहता हूं जी। बिजली के मामले में हरियाणा के नागरिकों के साथ, हरियाणा के लोगों के साथ पिछली दोनों सरकारों ने, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये दो टेन्योर समाप्त हो रहे हैं, इनकी बात हो, जब चौटाला साहब शासन में थे तो उन्होंने कम से कम 100 बार ऐसा कहा होगा अलग अलग मंचों पर कि 31 दिसंबर 2004 के बाद हरियाणा में बिजली का कट नहीं लगेगा। लेकिन उनका शासनकाल पूरा हो गया। जब नए मुख्यमंत्री आए तो उन्होंने जनता से ये कहना शुरू किया कि 3 वर्ष का समय दीजिए, मैं 20 से 22 घंटे बिजली आपको दे दूंगा। 3 के बजाय 9 साल से ऊपर इनके चले गए। 6 वर्ष वो चले गए चौटाला साहब वाले, वो तारीख भी निकल गई। लेकिन आज भी हरियाणा में ऐसी स्थिति है कि जो किसान को घोषित करके आज कहा जा रहा है कि 8 घंटे हम आपको खेत में बिजली देंगे, तो 8 घंटे की बिजली की घोषित जो वादा है किसानों के साथ, वो भी सरकार बहुत सारे हरियाणा के क्षेत्रों में पूरा नहीं कर पा रही। और 1 मिनट भी कट ना लगने का चौटाला साहब का वादा तो उससे पहले चला गया। उसके बाद तो अगले लोग आकर के 10 साल बाद 9.5 साल तमाम जो बातें बिजली के मामले में जो वादे हुए वो पूरे नहीं हुए हैं। और बिजली के मामले में पावर प्रोडक्शन के ऊपर जितना स्ट्रॉन्ग फोकस था, एक बार मैं पहले भी बोल चुका हूं बात, पानीपत थर्मल प्लांट में मैंने पहले जिक्र किया था 8वां यूनिट लगना था, 7वां। और उस वक्त जो इंजीनियर्स का टेंटेटिव टाइम दिया था, उन्होंने 2.5 साल बोला था कि 2.5 साल में स्टार्ट होगा। लेकिन चौटाला साहब मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री, वो सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग उस पानीपत थर्मल प्लांट में जाके लेते थे। और उसका कारण था कि ये प्लांट जो है बहुत जल्दी बने, जल्दी शुरू हो, और उन्होंने 1.5 साल में उसके अंदर प्रोडक्शन शुरू करवा दिया था। और ये एक रिकॉर्ड है, ये बात मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। तो चौटाला साहब का पावर प्रोडक्शन के ऊपर फोकस बिल्कुल क्लियर था, क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी जरूरत है बिजली। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल का फोकस रहा है कि किसान को किसी तरह की परेशानी ना हो, किसान को बिजली मिले, किसान को सस्ता बीज मिले, किसान को हर सुविधा उपलब्ध हो। ये हमारा पहले दिन बिल्कुल यहाँ पर पावर प्लांट तो लगा दिए सरकार ने, लेकिन फिर भी बिजली अडानी से क्यों लेनी पड़ रही है, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दोस्तों। चर्चा हमारी जारी है कि विकास को लेकर सभी पार्टियां मैदान में हैं, लेकिन विकास के जो दावे कांग्रेस की ओर से किए जा रहे हैं वो कितने सही हैं, या जो दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि विकास हम करवाएंगे किस तर्ज पर, वो भी हम चर्चा कर रहे हैं। रविंद्र रावल जी, जिस तरीके से बीजेपी वाले कह रहे हैं, इनेलो वाले कह रहे हैं कि आपने तो रेवड़ियां बांटी है, विकास नहीं करवाया है, आप बताइए रेवड़ियां बांटी है। देखिए, सबसे पहले मेरे जो अत्रे जी साथी हैं, वरिष्ठ साथी, इन्होंने जो बात कही, स्पेसिफिक बात यमुनानगर की बात की इन्होंने। खैर वैसे डॉक्टर साहब ने सारा अपना उसमें पावर सेक्टर जो तस्वीर बयां की है, एग्जैक्टली ये तस्वीर है जो 5000 मेगावाट जो पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने पावर कैपेसिटी में जो एडिशन किया है। बात करते रहे, चौटाला साहब की सरकार भी रही, इनकी सरकार काफी समय रही, एक भी प्लांट नया लगाया हो, देखो प्लांट लगे, अत्रे जी मुझे लेट मी कंप्लीट, आप अपने टर्म में बोलना, कोई यूनिट एडिशन की होगी, जैसे अभी क्लेम कर रहे थे वहाँ यूनिट 1, यूनिट 2 थर्मल में एडिशन की होगी पानीपत थर्मल में, लेकिन इतना बड़ा, जैसे डॉक्टर साहब ने सारा आपको डिटेल में बताया, ये सारा कब हुआ, 2005 से लेकर 2000 अब तक, ये सारा 14 तक ये सारा पावर सेक्टर में एडिशन हुई। और अभी जो थर्मल पावर भी हमारा लगने जा रहा है, चलो विरोध चलता है, यहाँ भी पावर थर्मल पावर की बात आती है, लेकिन जहाँ तक बात दूसरी बात की अडानी से क्यों परचेज, डॉक्टर साहब ने वो भी क्लियर कर दी थी बात कि हमने एक पावर परचेज एग्रीमेंट उनसे किया जो बैकअप लेने के लिए कि अगर हमारे जो प्लांट्स हैं इन टाइम ना लगे तो हमारे पास बैकअप होना चाहिए। अगर वास्तव में कहीं काम हुआ है, जितना काम 40 साल में हरियाणा में नहीं पावर सेक्टर में हुआ, वो इस 10 साल में हुआ है। अब आज अभी वीरेंद्र जी मेरे भाई एक बात कर रहे थे, शिक्षा की बात, हरियाणा में एक एजुकेशन हब बना है। अब आप देखो, एजुकेशन हब बनाने के लिए आपको बाहर से यूनिवर्सिटीज, बाहर से इंस्टीट्यूशन आएंगी,
वो क्या प्रेफर करती है? उनका फोकस रहता है कि राष्ट्रीय एनसीआर क्षेत्र में जहां उनको ये सुविधा मिली वहां राजीव गांधी एजुकेशन सिटी हमने स्थापित की। आप आने वाले 10 साल में देखेंगे कि उसका कितना, अब ये सोचे हम कहें, अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे कि इन 8 जिलों में यूनिवर्सिटी लगी, यूनिवर्सिटी कहाँ लगी? मैं याद कराना चाहूंगा अत्रे जी को, चौधरी देवीलाल जो हरियाणा के जन नायक रहे हैं, उनके नाम पे 2 कमरों में एक यूनिवर्सिटी शुरू करके गए थे, नाम लिख दिया चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, उसको फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बनाया माननीय मुख्यमंत्री साहब आपके पास। ठीक है, फुल सिंह यूनिवर्सिटी आई, महिला विश्वविद्यालय आया, रोहतक यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी हुई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई, डिफेंस यूनिवर्सिटी आई, जींद में यूनिवर्सिटी स्थापित हुई। यहाँ नॉर्थ क्षेत्र में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हमारी है, हमारा जो मैक्सिमम इस क्षेत्र का कैडर होता है पंजाब यूनिवर्सिटी कैडर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर शिक्षा का हब बना है। इन सरकारों ने ना बीजेपी तो आज तक पावर में रहे नहीं, ना आने वाले हैं, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। ये तो अभी आज देख रहा था सर्मित्र जी, बड़े बड़े होर्डिंग पंचकुला में लगे हैं, मोदी जी के होर्डिंग, किसी क्षेत्रीय नेता का उस पर नाम नहीं है। मोदी के नाम, अरे मोदी प्रधानमंत्री है। आप हरियाणा में बताइए ना किसके नाम पे वोट मांगेंगे आप? कोई नीति नहीं है, कोई विजन नहीं है, लोगों को झूठ बहकाकर वोट ले लिया। आज आप देख रहे हो उपचुनाव में क्या हाल हो रहा है। इनकी बात गुजरात की करते हैं, गुजरात में आपको पता है मैं समझता हूँ हमारे वहाँ 1500 पेंशन अब हमने कर दी है। किस क्षेत्र में जाइए आप, कर्मचारी, व्यापारी, अभी मेरे भाई ने बात बताई कि गिरी हमारे यहाँ 38, इनको पता होना चाहिए कि एमएसपी फिक्स होती है। आप देखिए एमएसपी एमएसपी क्या किया आपने? 50 पैसे पर सुनिए एमएसपी बासमती गिरी की बात करते हैं, बासमती गिरी जो है शिक्षा के प्रश्न पर ही आज होने की बात चलती है। एमएसपी उसका 2200 है, तो कभी कई बार आराम से आपके पास आ रहा हूँ। चलिए रविंद्र रावल जी, आपने किसान खुश हुआ है, कर्मचारी के बारे में आप बोले हैं रविंद्र रावल साहब, राज में होती थी, आज काल का मुझे इनको आईना दिखाना है। कोई बैरियर नहीं, हमारी सरकार ने बैरियर हटा दिया। आपके पास आ रहा हूँ। 38 हटा दिया, जो इतने ड्रैगन लॉ बना के गई थी इनकी गवर्नमेंट, सब खत्म कर दिए। आज अत्रे साहब आप आपके पास आ जाते हैं, सभी कुछ है हमारे। अत्रे साहब आप आपके पास आए, ये जो इतने सारी गिनवा रहे शिक्षा संस्थान हम इतने लेकर आए और ये हमने करवाया है। लगाओ, ये कह रहे हैं कि इन्होंने एजुकेशन हब बनाया, जब इनकी सरकार ने इसको एडवर्टाइज किया था, आपको भी याद होगा, बड़ा जोर शोर से एडवर्टाइज हुआ था, इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन हब बनाया। अब सुनिए, कौन सा इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी आप लेके आए? पहले तो मुझे ये बताएं, कौन सी इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी आप, एक यूनिवर्सिटी का नाम बताएं जो आप इंटरनेशनल लेवल की लेके आए हैं। रावल जी, अब बात हुई है, शुरुआत हुई है। मैं आपको बताता हूं, आपने हरियाणा यूनिवर्सिटी में आई है, मैं आपको बताता हूं हरियाणा यूनिवर्सिटी वहां पे आ रही है। ऐसा है, सुनिए आईआईएम में जिसको कहीं जमीन नहीं मिली, इन्होंने उस एक्सटेंशन के लिए जमीन दिया है, लेकिन जिस ढंग से इन्होंने एडवर्टाइज किया था इंटरनेशनल एजुकेशन क्या नहीं हुआ, एक भी इंटरनेशनल लेवल की विकास हरियाणा में नहीं आई और ना लेके आ सकते। इन्होंने एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन जरूर किया, वो इन्होंने 100% किया, और हालात ये कर दिए कि जगह जगह दुकानें खोल दी। आज हालात ये है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहीं पे रन हो रही है, वहां पे स्टैंडर्ड एजुकेशन स्टैंडर्ड गिरा हुआ है, काबिल लेक्चररों की कमी है। अब मुझे अवसर चौहान साहब आपके पास हालात ये है कि ये ज्यादती हो रही है मेरे साथ, खास इस 10 साल के अंदर हुआ है। आप जान के हैरान होंगे, सेकेंडरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन के अंदर जाने वाले बच्चों का परसेंटेज जो है 35% डाउन हो गया है। पहले चलिए, अभी लास्ट आपने देखा होगा स्कूलों के अंदर हालात ये थे, 15 स्कूल तो ऐसे थे जिनका 0% रिजल्ट था, 40 स्कूल ऐसे थे जिनका मात्र 5% रिजल्ट था। चलिए, एजुकेशन चौहान साहब कुछ कहना चाहते हैं। चौहान साहब, जिस तरीके से कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आप गुजरात की तर्ज पर कहते हैं, लेकिन गुजरात की तर्ज पर अगर आप विकास करवाएंगे तो नुकसान बहुत सारा होगा लोगों को। सर्वमित्र जी, हरियाणा में विकास हरियाणा की आवश्यकताओं के अनुसार होगा, और गुजरात से जो अच्छा हमको सीखने को मिलेगा उसके हिसाब से भी करेंगे। परंतु मैं जो ये हमारे मित्र कांग्रेस के अपनी ढिंढोरा पीट रहे हैं अपने किए हुए का, और उसमें झूठ कितने मिले हुए हैं, किस तरह गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, कुरुक्षेत्र में इस बात के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। पूरे उत्तर हरियाणा में आपने एनसीआर में जगह दे दी यूनिवर्सिटियां बनाने के लिए। आप करनाल, हम चिल्लाते रहे करनाल में भी एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, हम कहते रहे यमुनानगर में भी होना चाहिए, पंचकुला से होकर के चलते जाइए। क्या इन क्षेत्रों के नौजवानों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हायर एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है? ये तो चले जाएं पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ने, और आप जो भी कोई नए संस्थान आए, नई कोई इन्वेस्टमेंट आए, आप उसको एक विशेष स्थान पर रख दें, तो आपकी नीयत, आपकी नीति में भी खोट है, आपकी नीयत में भी खोट है, और इस खोट का बदला वोट की चोट से लोग देने वाले हैं। आपने इंटरनेशनल हब की बात की, मैं प्रवीण जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं।
एक भी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई संस्थान वहां आया नहीं, और वो अवसर आप चाहते। चलिए डॉक्टर साहब आपके पास आए थे। डॉक्टर साहब, निश्चित तौर पर सरकार ये काफी समय से कह रही है कि हमने प्रदेश को शिक्षा का हब बना दिया है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जरूर, IIT IIM की बात करें या राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, हालांकि उसमें अभी काम चल रहा है, अभी बहुत समय लगेगा। 9 साल लगे, 9 साल के बाद भी क्या है उसमें? शिक्षा का हब बन गया है और वो कांग्रेस ने बनवाया। देखो, पहले तो आप शिक्षा के हब का डेफिनेशन क्लियर करवाओ जी। शिक्षा के डेफिनेशन की जब क्लियर हो जाएगी भी शिक्षा के हब को हम क्या मानेंगे, किसको मानेंगे? शिक्षा के स्तर गिरने को मानेंगे, उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको मानेंगे, किस प्रकार के इंस्टीट्यूट कांग्रेस कह रही है कि हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स लेकर आए हैं, बहुत सारे नए, उसको शिक्षा का हब बताते हैं कांग्रेस वाले। देखो, अगर आप तथ्यों की बात करें, तथ्यों में तो यूनिवर्सिटी जो है वो आई है। अब जैसे अब हिसार से ले लीजिए, हिसार में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो थी, अब पशु चिकित्सा वाली जो है वो यूनिवर्सिटी आ चुकी है। डॉक्टर साहब, ये पशुपालन विश्वविद्यालय हरियाणा के किसी और जगह भी तो हो सकता था। हाँ, वो आप अब चौहान साहब मैं बीच पहले आप तथ्यों की बात करें। जो आपका क्षेत्रवाद की जो बात है, जो आप इशू उठा रहे हैं, आपका विषय जो है वो क्षेत्रवाद की तरफ है, वो उस पर हम बाद में डिस्कस करें, पर हम मैं तो तथ्यों की बात कर रहा हूँ। जैसे सौरभ मित्र जी ने पूछा है कि भी यूनिवर्सिटी आई भी है या शिक्षा का बनाई हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्षेत्रवाद पे आप और अत्रे साहब कह सकते हैं जो आपका विचार है वो, क्योंकि जब हिसार में बोल रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कालका में लगा है या पंचकुला में, मैं स्थान का नाम ले रहा हूँ जो हिसार में आया है। वहां पर रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी आई, जो कि पहले रीजनल सेंटर था, वहां पर बनी है। डिफेंस यूनिवर्सिटी आई है, वो सबको पता है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई है, वो कहाँ आई है वो सबको पता है, महेंद्रगढ़ में की साइड में वहाँ पर आई है, गुड़गांव की साइड में आई है। फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी आई है, YMC को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। तो जो आप सोनीपत में आई है, खानपुर कला में, वहाँ पर महिला यूनिवर्सिटी बनी है और पहली महिला यूनिवर्सिटी बनी है। जहाँ तक मैं तथ्यों की बात कर रहा हूँ, ये तो तथ्य है, और वहाँ पर यूनिवर्सिटी चल भी रही है। मेडिकल कॉलेज भी आ गया है, मेडिकल कॉलेज कल्पना कॉलेज जो है करनाल में, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, एक फरीदाबाद में लग रहा है। मैं सवाल एजुकेशन लेवल है। अब जो पॉइंट जो अत्रे साहब का, हाँ बिल्कुल, इशू, और जो वीरेंद्र चौहान जी भी, क्योंकि वो शिक्षाविद भी हैं, बिल्कुल, वो जो इशू उठ रहा है शिक्षा के संस्थान खोलने से शिक्षा हब बन जाता है, इशू ये है। पहले तो आपके इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं, अब उसमें सबसे ज्यादा जो जरूरत है आज की डेट में, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक अच्छे शिक्षाविद उसमें हो, अच्छी शिक्षा बच्चों को मिले। नेक्स्ट स्टेप वो है, शिक्षाविदों की कमी नहीं है, शिक्षाविदों की नियुक्ति इंपॉर्टेंट इशू है। क्या उनकी नियुक्तियां मेरिट बेस पे होती हैं, क्या उनकी नियुक्तियां किसी और तरीके से होती हैं, जो कि पूरे हरियाणा के साथ साथ अन्य राज्यों में भी एक विषय नियुक्तियों का रहता है। शिक्षा का स्तर गिरा है, बेशक कितने इंस्टीट्यूट्स आए हैं। मैं वहीं पर आ रहा था जी। आज की डेट में भी जो हरियाणा के स्कूल हैं, शिक्षा स्कूल भी बहुत खोले गए हैं और स्कूलों को अपग्रेड भी बहुत किया है जी। लेकिन अभी अगर आपकी डेट आज की डेट में करें 15 से 20 हज़ार की टीचर्स की कमी है, और कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें किसी न किसी एक विषय की, कम से कम एक विषय का पूरा टीचर नहीं है। उस विषय के बच्चे जब एग्जाम में बैठते हैं 10वीं और 12वीं के बोर्ड में, वो फेल हो जाते हैं और रिजल्ट हमारे सबके सामने आता है। जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेते हैं। प्राइवेट स्कूलों का स्तर आज की डेट में बहुत अच्छा है, लेकिन सरकारी स्कूलों में पैमाना बना दिया है RT के तहत के पहली से 8वीं तक बच्चों को फेल नहीं करेंगे। 1 से 30 तक जो पहली से 5वीं तक के बच्चे हैं उनमें 1 से 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। लेकिन टीचर कब होंगे? जब टीचरों की नियुक्ति होगी। टीचरों की पद खाली हैं, शिक्षा का स्तर सुधर ही नहीं सकता। हमें जब शिक्षा का हम बना रहे हैं उसके साथ साथ अच्छे टीचर्स की और वैकेंसीज नहीं होनी चाहिए, तभी हम शिक्षा का पूर्ण रूप से बना पाएंगे। एक और चीज सरोमित्र, हरियाणा गवर्नमेंट जो है 1000 बच्चों पे एक PTI की नियुक्ति करती है, जो रूल है। आप हैरान होंगे जान के कि 1000 बच्चों को एक PTI कैसे पढ़ा सकता है? या तो वो क्लासरूम में बैठ के क्लास लेगा या ग्राउंड में। अत्रे साहब, आप शिक्षा के स्तर की बात करते हैं, आपके पास ऐसा क्या है कि आप ऐसा करेंगे कि सरकारी स्कूलों का इतना विकास करवाएंगे कि एक अमीर भी कहेगा कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए? क्या ऐसा क्या आपके पास प्लान है? सरोमित्र जी, हमारे पास जो हमारे अध्यापक हैं, जो हमारे टीचर्स हैं स्कूलों में, काबिल हैं जी, वे बहुत अच्छे काबिल हैं, अच्छे पढ़ा सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उन टीचर्स को वो सम्मान मिले, वो उनके वेतनमान हो, कि वो अपने आप को इस सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा माने। वेतनमान की वजह से शिक्षा मैं बताता हूँ। एक टीचर जो है, एक लेक्चरर है, आप एक मेरी बात है, एक लेक्चरर होते हैं, लेक्चरर जो है दिन में 4 पीरियड लेते हैं, लेकिन एक प्राइमरी स्कूल का टीचर वो बेस बनाता है जी, वो एजुकेशन का बेस बनाता है। तो कहीं ना कहीं उनको वो सुविधाएं मिलने चाहिए कि वो भी अपने आप को उस धारा के अंदर मान के चलें, क्योंकि एक
बेस बच्चे का जो है प्राइमरी स्कूल से ही बनता है जी। आप अभी हो क्या रहा है, काबिल टीचर्स हैं लेकिन उन टीचरों को सरकारी सिस्टम से इतनी परेशानी है। अभी पीछे पंचकुला में पिछले 1-1.5 साल में देख रहा था, प्राइवेट वालों से ज्यादा ले रहे हैं। मैंने प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट। देखिए मैं प्राइवेट की बात नहीं, प्राइवेट स्कूल में तो एक बड़ा फर्क है। प्राइवेट स्कूल तो ब्रांडिंग करता है, ब्रांडिंग के अंदर उनका एक अपना टैलेंट है, और गवर्नमेंट स्कूल में भी ब्रांडिंग होनी चाहिए। पेरेंट्स को भी ये चीज की फीलिंग आनी चाहिए कि अगर मेरा बच्चा फलां सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो बहुत अच्छा पढ़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ टीचर जो हमारे जो काबिल टीचर्स हैं उनको ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए कि उनका खुद का इंटरेस्ट क्रिएट हो टू टीच द स्टूडेंट्स। मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा। जी जी जनाब साहब, जैसे अत्रे साहब ने बताया कि टीचर्स जो हरियाणा के टीचर्स हैं, जो सरकारी टीचर्स हैं जी, उनका वेतनमान अब बहुत अच्छा है, हाईली पेड हैं जी, कोई शक नहीं है। पंजाब के बराबर कर दी। नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। मैं जो आप एक लेक्चरर जो है अत्रे साहब जो आप बिंदु कहना चाह रहे हैं, मैं वहीं पर लाना चाहता हूं इशू को कि उनके टीचर्स को जो वेतन दिया जा रहा है बहुत अच्छा वेतन है। और अब तो वैसे भी केंद्र सरकार ने भी तय कर दिया कि ये क्वालिफिकेशंस होंगी और इसका मिनिमम इतना वेतन दिया जाएगा, वेतनमान दिया जाएगा। वो वेतनमान दिया जा रहा है, और क्वालिफिकेशंस के बगैर तो वो उनकी भर्ती हो ही नहीं सकती, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो उसकी है जी। इशू कहाँ पर आ रहा है? इशू आ रहा है कि जब आप टीचर्स, हमारे हरियाणा में करीब 1.25 लाख के आसपास टीचर्स हैं जी, उनकी बहुत सारी यूनिट्स हैं। ये जो इनकलकेट करना होना है कि मैंने अपने बच्चों को, जो मेरे बच्चे मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे अपने घर के बच्चे हैं, मेरे अपने बच्चे घर की बेटियां हैं, तब तक ये बात नहीं आएगी। ये सरकार की, कोई सी की भी सरकार हो, अत्रे साहब भी सरकार में रहे हैं, राहुल साहब भी सरकार में, और चौहान साहब भी सरकार का हिस्सा रहे हैं। सरकार क्या होती है? सरकार किसी भी टीचर को डंडा लेके नहीं बैठ सकती पीछे। ये हमारी ह्यूमन बीइंग है, जो हम ही, हमारे में से हमारे भाई बंद जो हैं वो टीचर बन के जाते हैं। ये क्वालिटी एजुकेशन वहाँ की जरूरत है। अभी असर नाम की एक संस्था है, वो सभी राज्यों में ये चेक करती है कि किस बच्चे का, चाहे वो सरकारी स्कूल के हों चाहे प्राइवेट स्कूल के हों, वो चेक करती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। हरियाणा के मामले में जो 5वीं क्लास के बच्चे हैं उसमें से 60% बच्चों को अभी दूसरी कक्षा की भी हिंदी नहीं आती है, गणित के सवाल नहीं आते हैं। ये असर नाम की संस्था, उसने 2013 में भी अपनी रिपोर्ट जारी की थी और इस साल भी रिपोर्ट जारी की थी। तो ये क्वालिटी सरकार टीचर लगा सकती है, पढ़ाने का काम टीचर्स का है। ये टीचर। चौहान साहब चलिए आपके पास आते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? चौहान साहब आपके पास ऐसा क्या प्लान है? विकास किसको कहते हैं कि गांव तक हर जो रोड जा रहा है वो अच्छा होना चाहिए, या पढ़ा लिखा जो भी इंसान है उसको उसकी काबिलियत के हिसाब से फ्री नौकरी मिल जाए? क्या ऐसा कोई प्लान है आपके पास कि इस तरीके का विकास भी होगा? पहले शिक्षा पर जो बात चल रही थी उसमें मैं एक बात छोटी सी जोड़ के आपके प्रश्न के उत्तर में आऊंगा। देखिए, ये बात सत्य है, धीमान साहब कह रहे हैं कि वेतनमान बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये कमी है कि ये सरकार 9 साल 9.5 साल में भी जितने शिक्षकों की नियुक्तियां योग्य और पात्र लोग होते हुए भी इसको करनी चाहिए थी, इसका निकम्मापन है, नकारापन है, वो नहीं कर पाई। परंतु उससे आगे की बात जो प्रधानमंत्री जी ने की है, अपने 15 अगस्त के भाषण में भी की और आगे पीछे भी उन्होंने ये कई बार बात दोहराई है। हमारा प्लान वही है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, सरकारी दूसरे संस्थान हो या सरकारी विभाग हो, सभी जगह पर एक सकारात्मक जो कार्य संस्कृति है उसके विकास की आवश्यकता है। देश के प्रति, समाज के प्रति समर्पित होकर के सब लोग काम करें और अपनी अपनी जिम्मेदारी का आभास हो, ये कार्य संस्कृति भारतीय जनता पार्टी लेकर के आएगी। और ये काम ठीक ऊपर से शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री के कार्यालय से शुरू हुआ है। रविंद्र रावत साहब आपके पास आ जाता हूं। और हम एक क्षण के लिए मेरे अपने प्रश्न का उत्तर देना, आप जो कह रहे थे विकास का, हमारी कल्पना क्या है? हमारे विकास की कल्पना में निसंदेह अच्छी सड़कें हैं, जितनी बिजली चाहिए उस बिजली को देने की समय पर तैयारी भी उसमें शामिल है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग बेरोजगार हैं, शिक्षित होकर के बेरोजगार हैं, उनको उनकी योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए। और उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात सौमित्र जी मैं जोड़ना चाहता हूं, वो ये है कि आपने पढ़े लिखे, आज तक के शिक्षा प्रणाली के कारण पढ़े लिखे लोगों की इतनी बड़ी फौज तैयार हो गई है जो शिक्षित हैं, काबिल हैं, एलिजिबल हैं, परंतु उनके अंदर वो स्किल्स नहीं है जिनके कारण बड़ा परिवर्तन आना है। बिल्कुल, रविंद्र रावत साहब आप हमेशा कहते हैं, आपके नेता कहते हैं कि विकास केंद्र सरकार का है, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो बहुत कम नजर आता है। आपको नहीं लगता कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए प्रदेश में? देखिए, जहां तक अभी वीरेंद्र जी बात कर रहे थे, इनके पास तो कहने के लिए एक डॉक्टर है, उसका नाम है मिस्टर मोदी, और दवाई है गुजरात। उसके अलावा जो भी विजन की बात करेंगे, इनके पास हरियाणा में, हरियाणा के सर्कमस्टांसेस के अनुसार, हरियाणा की स्थितियों के अनुसार, हरियाणा की परिस्थिति में कोई इनके पास किसी चीज का हल नहीं है। हमारे डॉक्टर के पास ज्यादा ध्यान नहीं करता। जहां तक बात है आपने उठाई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात,
हरियाणा में चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, औद्योगिक विकास का क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो या सोशल क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर करने की कोशिश की गई है 10 वर्षों में। कभी भी कोई सरकार ये दावा नहीं कर सकती कि हमने संपूर्ण विकास कर लिया है। विकास की संभावनाएं, आप जितना मर्जी अपने घर में भी कोई काम कर लीजिए, विकास की संभावनाएं बनी रहती हैं। अभी डॉक्टर साहब एक बात कर रहे थे कि जहां तक शिक्षक की बात है, हाँ कुछ कमियां हमारी पिछले 10 वर्ष में ये रही है कि नए टीचर्स भर्ती में, चाहे कॉन्ट्रैक्ट टीचर की बात हो, गेस्ट टीचर की बात, उसमें कोर्ट्स के मामले में रहे, सुप्रीम कोर्ट तक भी मामले चीजें गई हैं, उस भर्ती में हमारी कुछ कमियां रही हैं। और जो हम अब अगला मैनिफेस्टो लेके आ रहे हैं, जब तीसरी बार यहाँ पर विकास का मुद्दा गूंज रहा है, इसको लेकर सुधार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा जहां पिछले 10 सालों में बहुत हमने विकास करवाया है और दूसरी पार्टियां भी विकास के मुद्दे को लेकर जा रही है जनता के बीच में। लेकिन जनता अब ये फैसला करेगी, वो यकीन किस पर करे, कांग्रेस पर करे या दूसरी पार्टियां जो दावे वायदे कर रही हैं उन पर करे, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन आप बने रहे एवं तहलका हरियाणा के साथ।